हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल विल बी गुड एट होम। बेसिक कॉन्सेप्ट के इस लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको एनसीईआरटी का एक जो डाउट वाला क्वेश्चन है, जो मिक्स्ड क्वेश्चन है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एनटीपी, एसटीपी और मोल मेथड का, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का वही क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो मिक्स्ड प्रॉब्लम जैसा है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 1.34। A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide and 0.69 gram of water and no other product. आपको मालूम है किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाते हो तो आपको मिलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, इन्होंने कहा हुआ है 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.69 ग्राम वाटर। फिर आपको दिया है ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब आपको मालूम है, एसटीपी पे कोई भी वॉल्यूम अगर दिया हुआ हो लीटर में तो जस्ट डिवाइड बाय 22.4 आपको मिल जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। अब देखो, जो भी मोल्स आपको मिलेंगे उसका वेट कितना है? 11.6 ग्राम। आपको बताना क्या क्या है? पहले एम्पेरिकल फार्मूला, देन मोलर मास ऑफ द गैस एंड लास्ट में मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो, पहले ये तो हो गया डाटा। अब इस डाटा को समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाइड्रोकार्बन को जब जलाएंगे तो आपको मालूम है हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट जितने भी कार्बन होंगे वो सारे कार्बन गए कहाँ पे होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में। और मैं अगर कहता हूँ अगर यहाँ पे कार्बन का मास 1 ग्राम रहा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन जाएगा उसका मास भी कितना होगा? वो भी 1 ग्राम ही होगा। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन का मास हाइड्रोकार्बन में 20 ग्राम हो तो ये सारा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ये सारा का सारा वाटर में जा रहा है, यानी कि वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 20 ग्राम। अब अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है और वाटर में हाइड्रोजन कितना है, तो इनडायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के मासेस हमें हाइड्रोकार्बन में पता चल जाएंगे। उससे हम निकाल लेंगे मोलर रेशियो और मोलर रेशियो को सिंप्लीफाई करके होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करके हमें मिल जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। तो कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आपको ये मालूम है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन, so 3.38 gram CO2 will contain 3.38 into 12 upon 44। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.92 ग्राम। ये मास ऑफ कार्बन आ गया। और जो मास ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में आ रहा है, आपको पता है वो मास ऑफ कार्बन कहाँ होगा? इन हाइड्रोकार्बन। कितना हो गया? 0.92 ग्राम। सिमिलरली हम वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन का मास निकाल लें तो 18 ग्राम वाटर contains 2 gram hydrogen, so 0.69 gram water will contain 0.69 into 2 upon 18। ये आ जाता है 0.076 ग्राम। अब ये जो हाइड्रोजन का मास आया है, ये बेसिकली हाइड्रोजन का मास कहाँ पे आया है? इनडायरेक्टली इन हाइड्रोकार्बन। ये आ गया 0.076 ग्राम। अब आप देखो, हमें कार्बन का मास मिल गया हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोजन का मास मिल गया हाइड्रोकार्बन में। तो अब हम इनके मोलर रेशियो निकाल करके एम्पेरिकल फार्मूला बनाने की ट्राई करते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं एलिमेंट, कौन कौन है हाइड्रोकार्बन में? कार्बन है, हाइड्रोजन। दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं मास,
ये आ गया कार्बन 0.92 ग्राम, हाइड्रोजन का मास 0.076 ग्राम। फिर हम इनके एटॉमिक मासेस लिख लेते हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। अब यहाँ पे रिलेटिव मोल्स निकाल लेते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो 0.92 डिवाइड बाई 12, देखो कितना आ जाएगा, 0.076, और दूसरा तो है ही 0.076, और दूसरा 0.076। ये तो आप देखो सेम ही आ गया। इसका मतलब है इनका जो सिंप्लीफाइड रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:1। इसको डिवाइड करोगे 0.076 से, ये भी 1, और ये भी डिवाइड होगा 0.076 से, ये भी 1। यानी कि इनके जो मोलर रेशियो हैं, होल नंबर रेशियो कितना आ गया, 1:1। यानी कि हमें इंपेरिकल फॉर्मूला तो पता चल गया, इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया CH। और यहाँ पे अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी निकालें, क्योंकि आगे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमारे लिए आ गया 12 + 1 कितना आ गया, 13 ग्राम। ठीक है, ये तो अपना पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा गया है 10 लीटर वॉल्यूम सेकेंड पार्ट में कहा गया है 10 लीटर वॉल्यूम मेजर्ड एट STP। तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, 10 डिवाइड बाई 22.4। आपको मालूम है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स अगर वॉल्यूम गैस का दिया होता है एट STP, वो भी लीटर में, तो इसको डिवाइड करते हैं 22.4 से, हमें मिल जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ कितने जाएंगे, ये आ जाएंगे 0.446, ये मोल आ गया। अब आपसे कहा गया है कि जो NTP पे 10 लीटर का वॉल्यूम था उसका मास गिवन है, तो यानी कि मास ऑफ 0.446 मोल ऑफ गैस इज, ये दिया हुआ है 11.6 ग्राम। तो देखो इतने मोल का मास तो दिया हुआ है 11.6 ग्राम। आपको मालूम है जो मोलर मास होता है वो 1 मोल का होता है, यानी कि अगर हमने मास ऑफ 1 मोल निकाल लिया तो इनडायरेक्टली वो हमारे लिए क्या आएगा, मोलर मास, क्योंकि 1 मोल का मास ही तो होता है मोलर मास। तो ये कितना आ जाएगा, 11.6 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.446। ये कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा, ये आ रहा है 26, अप्रॉक्स 26। तो इसका मतलब है हमारे लिए मोलर मास आ गया 26, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ये आ गया 26। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें मिल गया 26, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमें कितना है हमारे पास 13। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अगर ये दोनों पता है तो हम n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो n कितना आ जाएगा, 26/13, ये कितना आ गया 2। और अगर n मिल गया तो आपको मालूम है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला, और नीचे क्या लिख देते हैं n, तो ये क्या बन जाएगा CH, n की वैल्यू 2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया C2H2। ये हमारा सॉल्व हो गया थर्ड पार्ट, और जो मोलर मास आया है ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप एक बार और इसे रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ डाउट्स जो आपके थे वो मैं क्लियर करा देता हूँ। तो क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ डाउट वो देख लेते हैं। देखो एक डाउट था, ए कंपाउंड हैज़
28.57% सल्फर। आपको बताना है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब देखना, इसको समझना। आपको सल्फर की परसेंटेज दी हुई है 28.57। याद करो, आपने परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था? इंडिविजुअल मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड में आपको परसेंटेज निकालनी हो, परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो आप क्या करते थे? सल्फर के एक एटम का मास लेते थे 32 और पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना होता था? 64। तो आप टोटल जो उसका मोलर मास होता था उससे डिवाइड करते थे और इनटू 100, तो ये कितना आ जाता था? 50%। अब सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का एक एटम है, तो आपने परसेंटेज ऑफ सल्फर इस तरह से निकाल दिया। आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो 64 आपने लिखा है, बेसिकली ये किसकी जगह पे आया है? ये मोलर मास की जगह पे आया है। और सल्फर का यहाँ पे एक एटम है, तो हमने एक एटम का मास यहाँ पे रख दिया न्यूमरेटर में, और हमने सल्फर की परसेंटेज निकाल ली। अब इसी को अप्लाई करना इधर। इस बार आपको सल्फर की परसेंटेज दे दी है और मिनिमम मोलर मास पूछा है। मिनिमम मोलर मास का मतलब है डिनोमिनेटर में तो मोलर मास ही आएगा उस कंपाउंड का जिसमें ये सल्फर है, और मिनिमम का मतलब क्या हुआ? सल्फर के एक एटम का ही मास आपने ऊपर न्यूमरेटर में रखना है, क्योंकि कंपाउंड में 2, 3, 4 सल्फर भी हो सकते हैं, बट इन्होंने मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो हम सल्फर के कितने एटम रखेंगे? ओनली 1 एंड इनटू 100। अब देखो, आपको मोलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे, तो ये मोलर मास कैलकुलेट होकर के आएगा 32 इंटू 100 अपॉन 28.57, जो रफली कितना आ जाएगा? 112। अब चाहे आप इसे 112 ग्राम बोल दो और चाहे इसे 112 AMU बोल दो, आपके लिए क्या है? मॉलिक्यूलर मास। चाहो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसे कंसीडर कर लो, तो 112 ग्राम बोलना पड़ेगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास जो नॉर्मली एक मॉलिक्यूल का होता है तो 112 AMU कहना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, इसे फिर से एक बार लेक्चर रिपीट कर लेना। एक सेकेंड डाउट है, 0.24 ग्राम ऑफ ए वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जिसके वेपर्स बनते हैं। डिस्प्ले 53.78 मिलीलीटर एट NTP। यहां पे भी आपको बताना है मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, ये भी क्वेश्चन कुछ पहले जैसा ही है, बट यहां पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। कहां पे? NTP पे। तो आपको ये मालूम है, मोल्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP और STP जब कभी भी दिया हुआ हो, जस्ट डिवाइड बाय 22.4 अगर वॉल्यूम लीटर में है तो। बट अगर यही वॉल्यूम मिलीलीटर में है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP और STP इन ml, तो आप किससे डिवाइड करोगे? फिर डिवाइड करोगे 22,400 से, तो आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो आप पहले देखो, आपको 53.78 ml दिया हुआ है NTP पे वॉल्यूम, तो आप पहला काम तो यही करोगे कि मोल्स निकाल लो। तो 53.78 डिवाइड बाई 22,400, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। किसके? इस वोलेटाइल सब्सटेंस के जिसका मास 0.24 ग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ जो ये मोल आए हैं 53.78 डिवाइड बाई 22,400, इतने मोल का मास आपको दिया गया है। और वो मास कितना दिया गया है? ये दिया गया है 0.24 ग्राम। तो आप क्या मास ऑफ 1 मोल निकाल सकते हो? तो 1 मोल का मास देखो कितना आएगा?
1 इंटू 0.24 डिवाइड बाई 53.78, 22400 ऊपर चला गया और ये आपको यहां पे क्या मिल जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम। अब देखो जो ये 100 ग्राम आया है वो 1 मोल का मास है, ये 100 ग्राम 1 मोल का मास है। अब देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। अब जरा देखना, मैंने अगर नंबर ऑफ मोल कह दिया 1 है तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, मास इज इक्वल टू क्या हो गया, मोलर मास। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी आपसे मोलर मास पूछा जाता है तो अगर आपने मास 1 मोल का बता दिया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, तो यह हमेशा किसके बराबर होगा, ये मोलर मास के बराबर होगा। तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपने 1 मोल का मास कैलकुलेट कर दिया तो इसका मतलब है आपने क्या बता दिया, मोलर मास बता दिया। तो ये जो 100 ग्राम है बेसिकली यही क्या बन गया, यही बन गया मोलर मास ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, परसेंटेज प्योरिटी। अब देखो परसेंटेज प्योरिटी होती क्या है, पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद से इसी को हम समझेंगे। परसेंटेज प्योरिटी होती है मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ impure substance into 100. Percentage purity is mass of pure substance upon mass of impure substance into 100. अब जरा इसको समझते हैं। जैसे देख लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ऐसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, इसका मैंने 100 ग्राम ले लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे यूज करना है। अब सपोज करो मुझे एक केमिकल रिएक्शन करानी है इस ऑब्जेक्ट की, उस केमिकल रिएक्शन में मैं इस ऑब्जेक्ट का 90 ग्राम कंज्यूम करा पाता हूं, यानी कि 90 ग्राम यूज होता है, 10 ग्राम इसका बच जाता है, 10 ग्राम रिमेनिंग, और ये 10 ग्राम कभी भी यूज नहीं हो पाता। तो मैंने अगर ऑब्जेक्ट का 100 ग्राम लिया और यूज मुझे 90 ग्राम ही हुआ है, तो आप बताओ मुझे क्या ऑब्जेक्ट 100% प्योर दिया गया है, मुझे ऑब्जेक्ट 100% प्योर नहीं दिया गया है। मैं यही कहूंगा क्योंकि 100 ग्राम दिया है ऑब्जेक्ट का मास और सिर्फ 90 ग्राम यूज हुआ, तो हमारे लिए इस ऑब्जेक्ट की प्योरिटी 100% तो नहीं है। अब कितनी है वो इस फॉर्मूले में अगर हम रखें तो हमें पता चलता है कि परसेंटेज प्योरिटी जो निकालनी है वो कैसे, जितना मास प्योर सब्सटेंस का है, तो 100 ग्राम में जो बेसिकली यूज हो रहा है हमारे लिए तो यही मास क्या है, प्योर है, यानी कि मास ऑफ प्योर सब्सटेंस हमारे लिए क्या है, 90 ग्राम। और जो इम्प्योर मास है यानी कि जो टोटल मास है इम्प्योर सब्सटेंस को लेकर के वो कितना है, 100 ग्राम है, इंटू 100, तो हमारे लिए परसेंटेज प्योरिटी कितनी आई, 90% आ गई। अब ये ध्यान रखेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट 100% यूज नहीं होता इसका मतलब है उसकी प्योरिटी 100% नहीं है। यहीं अगर मैंने 100 ग्राम लिया है और 100 का 100 पूरा यूज हो गया होता, 100 ग्राम ही यूज हुआ होता, तो हम क्या कहते, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 100% प्योर है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है ए, इसने कोई प्रोडक्ट बना दिया, सपोज करो प्रोडक्ट बना दिया पी। अब रिएक्टेंट मैंने लिया था सपोज करो 100 ग्राम, और इससे जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट के बनने में ए का मास यूज हुआ है 60 ग्राम। अब लिया हमने 100 ग्राम
और पूरी तरह से रिएक्टेंट को हमने कंज्यूम करा लिया, बट देखा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो 60 ग्राम के अकॉर्डिंग बन रहा है। इसका मतलब है हमारा इसमें जो 40 ग्राम है वो बचा हुआ है। तो ये 40 ग्राम क्या है? ये 40 ग्राम बेसिकली क्या है? इम्प्योरिटी है, जो कि हमें पहले पता नहीं थी। हमने रिएक्टेंट ले लिया, प्रोडक्ट बना दिया, बट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 60 ग्राम के अकॉर्डिंग बना। इसका मतलब है हमारे लिए जो यूज्ड मास हुआ वो कितना हुआ? 60 ग्राम। बट लिया था इम्प्योर सैंपल का मास कितना? 100 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी यहाँ पे कितनी आ रही है? 60 जो यूज हुआ, जो इम्प्योर सैंपल का मास था वो कितना था? 100 इंटू 100, तो प्योरिटी कितनी आ गई? 60%। यानी कि हमारा जो ये रिएक्टेंट है वो 100% प्योर ना होकर के 60% प्योर है। दैट मीन्स अगर मैंने इसी रिएक्टेंट का दूसरी बार अगर मैंने 200 ग्राम लिया, तो ये 200 ग्राम पूरा का पूरा यूज तो होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इसकी प्योरिटी कितनी है? 60% है। तो इसका रिएक्टेंट जो है, इस रिएक्टेंट का कितना मास जिम्मेदार होगा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए? हम बता सकते हैं कितना यूज होगा? 60% प्योरिटी, तो हम लिखेंगे परसेंटेज प्योरिटी की जगह कितना? 60%। अब यहां पे जो एक्चुअल मास कंज्यूम हो रहा है, यानी कि हमें पता करना है मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, और नीचे मास ऑफ इम्प्योर कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम इंटू 100। तो यहां से मास ऑफ प्योर सब्सटेंस कितना निकल के आ जाएगा? यहां से निकल के आ जाएगा 60 इंटू 200 अपॉन 100। ये कितना आ गया? 120 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी दी है और आपको टोटल मास दिया हुआ है, तो आप एक्चुअल मास जो यूज होने वाला है वो कैलकुलेट कर सकते हो, और वो इजीली आपको कैलकुलेट होकर के कितना मिल जाएगा? 200 के केस में विद 60% प्योरिटी 120 ग्राम। यानी कि जब आप 200 ग्राम सैंपल का लोगे, उसमें जो यूज होने वाला मास है वो सिर्फ कितना है? 120 ग्राम। अब इसको आप ऐसे भी बता सकते हो, परसेंटेज प्योरिटी को, मास ऑफ सब्सटेंस यूज्ड इन रिएक्शन अपॉन टोटल मास टेकन इंटू 100। ऐसे भी हम परसेंटेज प्योरिटी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि जितना मास सब्सटेंस का रिएक्शन में यूज हुआ उसको न्यूमरेटर में रख दिया, बेसिकली यही हमारे लिए क्या है? प्योर मास। और जितना आपने लिया था सैंपल का मास वो सारा डिनोमिनेटर में रख दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आपको मिल गई परसेंटेज प्योरिटी। ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं परसेंटेज प्योरिटी को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप कि आपको परसेंटेज प्योरिटी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे और इसकी प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। चलो इस पे अब हम एक करते हैं क्वेश्चन। आपको मैंने दिया लाइमस्टोन, इसका जो मास दिया हुआ है वो 200 केजी दिया है। अब लाइमस्टोन किसको कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को। इसे हीट करते हैं। आपको मालूम है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपसे कह दिया जाता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये 93% प्योर है, यानी कि 200 केजी जो आप कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो उसका सारा यूज नहीं होना है, उसकी सिर्फ 93% प्योरिटी की वजह से इसका टोटल मास यूज नहीं होगा। कितना यूज होगा? 93% ऑफ 200 केजी। आपसे पूछा गया है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर भी शायद आपके माइंड में मिल जाए कि अगर परसेंटेज प्योरिटी 100% होती तब तो ये सारा का सारा मास रिस्पॉन्सिबल होता इस कैल्शियम ऑक्साइड को बनाने के लिए, बट 93% प्योरिटी है। इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट का सारा मास यूज नहीं हो रहा है। तो कितना यूज हो रहा है वो देखते हैं। यूज्ड मास
ऑफ CaCO3। तो ये कितना आएगा, आप चाहो तो परसेंटेज प्योरिटी के फॉर्मूले में रख करके निकालो। मास ऑफ सब्सटेंस यूज्ड अपॉन टोटल मास टेकन इनटू 100। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी दी है, 93। मास ऑफ सब्सटेंस यूज्ड हमें निकालना है। टोटल मास कितना दिया है, 200 kg। 200 kg को चाहे ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो अब देखो मास ऑफ सब्सटेंस यूज्ड कितना आ गया, मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस यहां पे कौन है, लाइमस्टोन, यूज्ड कितना आ गया 200 kg का मतलब 200 इंटू 1000 ग्राम इंटू 93 अपॉन 100। ये कितना आ गया 186 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये आ गया जो सब्सटेंस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट यूज होगा रिएक्शन में। अब यूज्ड मास हमारे लिए कितना है 186 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट 186 इंटू 10⁻³ ग्राम से बनेगा, 200 kg से नहीं, क्योंकि उसकी परसेंटेज प्योरिटी हमने यहां पे यूटिलाइज कर ली कि सिर्फ 93% ही यूज होगा प्रोडक्ट को बनाने में। देखो कैल्शियम कार्बोनेट से हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, इसका जो मास यूज हो रहा है वो कितना यूज हो रहा है 186 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब हमें इसका मास बताना है, क्वेश्चन रिड्यूस होकर के इस फॉर्म में आ गया, यानी कि 186 इंटू 10⁻³ ग्राम से कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। अब आप याद करो मोल मेथड, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CaCO3 1, कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है 1, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 1, यानी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये हमने स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन में देख लिया था कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो बताते हैं रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के रेशियो एंड प्रोडक्ट के बनने के मोलर रेशियो। तो यहाँ पे रिएक्टेंट तो अकेला ही है, जब ये सारा खत्म होगा तो ये सारा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता चल रहा है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जितने मोल CaCO3 के होंगे उतने ही मोल्स CaO के बनेंगे। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी, नहीं तो यूनिवर्सल फॉर्मूला अप्लाई करना, डिवाइड बाई वन, दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मोल्स दोनों के क्या हो जाएंगे इक्वल। अब मोल्स आप निकाल सकते हो 186 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ CaCO3। तो GMM ऑफ CaCO3 आपने कई बार निकाला हुआ है, आपको ये मालूम भी है, याद भी हो गया होगा 100 ग्राम। तो मोल्स कितने आ गए 186 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 100। यहां पे मोल्स लिखेंगे तो ये क्या होगा मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड डिवाइड बाई मोलर मास कितना हो जाएगा 40 + 16 56। अब देखो क्या आपको मिल गया मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड कितना आ गया 186 इंटू 10⁻³ इंटू 56 डिवाइड बाई 100। ये कैलकुलेट होकर के आपका आ जाता है 104.16 kg। ये आ गया। अब आपने देखा इस क्वेश्चन में कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कितना मास है 186 इंटू 10⁻³ नॉट 200 kg। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट पूरा प्योर है ही नहीं, अगर पूरा प्योर होता तो 200 kg यूज होता, 93% प्योर है तो सिर्फ 93% ऑफ 200 kg ही यूज होगा प्रोडक्ट को बनाने में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो आप नेक्स्ट लेक्चर में इसे जरूर पूछ लेना और मुझे SMS करके बता देना। अगर आप लेक्चर को दोबारा रिपीट करोगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आज यहां तक ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों।